हमारी अगली सीट है घरौंडा, ये करनाल लोकसभा के तहत पड़ती है और जो जिला है वो भी करनाल ही है और थोड़ी रूरल सीट है। इसका ज्योग्राफिया समझते हैं हम अमित जी से। अमित जी, घरौंडा सीट के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। अगर हम घरौंडा की सीट की बात करें, जो घरौंडा विधानसभा सीट है, उसमें घरौंडा कस्बा आता है। कुछ जो करनाल का जो मेरठ रोड का एरिया है कि जिसमें है वो घरौंडा विधानसभा सीट में ही आता है। और उसमें कुछ बड़े गांव भी है, जैसे गगसीना गांव है, आपका कुटेल गांव है, बस्ताड़ा गांव है। कई बड़े गांव जो है घरौंडा विधानसभा सीट में आते हैं। अगर हम बात करें घरौंडा विधानसभा सीट में विजयी जो जीते हुए कैंडिडेट की, तो कांग्रेस जो है इस सीट पर 1991 में आखिरी बार जीती थी। उसके बाद से अभी तक कांग्रेस जो इस सीट पे नहीं जीत पाई है। अभी तक इस सीट से जो है इनेलो या फिर बीजेपी कैंडिडेट जीत रहे हैं। परिसीमन के बाद से अगर हम बात करें 2009 से, 2009 में आखिरी बार इनेलो यहाँ से जीती थी, उनके उम्मीदवार नरेंद्र सांगवान जीते थे। जबकि 2014 और 19 से बीजेपी के जो है हरविंदर कल्याण अच्छे अंतर से जीत रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हरविंदर कल्याण को 40% वोट मिले थे और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो 34% पर रहे थे। और जो अंतर था जीत का जो है हरविंदर कल्याण की, वो 17,000 वोटों का रहा था, 17,000 वोटों का जीत का अंतर रहा था। 14,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे अरविंदर कल्याण। हाँ जी, 17,000, हाँ जी, 17,000 वोटों का जी अंतर बोलिए रहा अमित था। जी। जी हाँ जी। और जी इस सीट की अगर हम बात करें जैसे, तो अब की बार भी जैसे लग रहा है कि मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही अब रहने की रह सकता है मुकाबला। और इस बार हो सकता है कि मुकाबला शायद क्लोज भी हो। जो है मुकाबले में जो दिख रहा है, जिस हिसाब से कांग्रेस के पक्ष में जो एक परसेप्शन बना है, उस हिसाब से जो पिछली बार मुकाबले में जो अच्छी जीत थी, वो इस बार कड़े मुकाबले में तब्दील हो सकती है, जो है घरौंडा विधानसभा सीट पर जो। जी, चलते हैं अपने दूसरे साथी के पास। जोगेंद्र जी, आपके हिसाब से कौन कौन कैंडिडेट होने वाला है? यहाँ भी तीन तरफा ही माहौल है। आईएनएलडी यहाँ अच्छा परफॉर्म करती रही है, काफी चुनाव जीते हैं उसने, लगातार तीन तीन चुनाव, चार चार चुनाव भी जीते हैं। तो आपकी नजर में किस पार्टी के किस किस कौन कौन दावेदार हो सकता है तीनों पार्टियों में? देखिए, मुझे 3 शॉर्टलिस्टेड नाम लग रहे हैं। सबसे पहले तो नरेंद्र सांगवान, जो एक्स एमएलए हैं, शायद वो आईएनएलडी से पहले विधायक रहे हैं, आईएनएलडी पार्टी के ही विधायक रहे हैं। एक वीरेंद्र सिंह राठौर, जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, एआईसीसी में। बात कर रहे हैं? हाँ जी, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ जी। एआईसीसी में सेक्रेटरी पद पर हैं और हरियाणा में राजपूत समाज के नेताओं में कांग्रेस में शुमार हैं। राजपूत समाज के बड़े नेता हैं। इनका करनाल लोकसभा के लिए भी नाम चला था, परंतु अंतिम समय में यहाँ दिव्यांशु बुधिराजा के ये टिकट हाथ लगी थी। वीरेंद्र सिंह राठौड़ का नाम यहाँ करनाल लोकसभा में भी चला था, एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर हो सकते हैं। यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने किसी और नजदीकी और ओबीसी चेहरे पर दांव खेलना हुआ, तो एक लोकीराम प्रजापति हैं, वो प्रजापति समाज से हैं। यहाँ पहले भी कई बार ओबीसी समाज के विधायक बनते रहे हैं। जाट कम्युनिटी को अपना मानकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जाट कम्युनिटी उनके चेहरे पर उन्हें वोटिंग कर सकती है। ओबीसी वोट्स को रिझाने के लिए लोकीराम प्रजापति पर भी दांव खेल सकते हैं। जी, और बीजेपी, आपने नरेंद्र सांगवान, वीरेंद्र सिंह राठौर और प्रजापति जी का नाम लिया। अनिल कुमार पिछली बार लड़े थे, उनको भी अच्छे वोट मिले थे, तो उनका नाम भी पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो सर किसी का भी नाम हो सकता है, परंतु जो कांग्रेस में नजदीकी आजकल गुटबाजी चल रही है और ये देखा जाता है कि नजदीकी कौन है नेताओं के। पिछली बार भी टिकट एडजस्ट करने में कामयाब हुए थे अनिल कुमार। तो मुझे लग रहा है कि अगर अपने पूरा एआईसीसी से ऊपर से ही अपनी टिकट फाइनल करवा लाते हैं, तो वीरेंद्र राठौड़ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगर करीबियों में टिकट दी जाती है, तो नरेंद्र सांगवान और लोकीराम प्रजापति का नाम आगे चल रहा है।
इस पैनल में। जी, बीजेपी के किस कैंडिडेट की बात करेंगे? देखिए, बीजेपी में मुझे सीटिंग एंड गेटिंग का फार्मूला चलता दिखाई दे रहा है। घरौंडा में मुझे लग रहा है कि हरविंदर कल्याण ही प्रत्याशी होंगे। 2 बार के प्रत्याशी हैं, 2 बार जीत चुके हैं, तो कोई एंटी इनकमेंसी नहीं है उनके खिलाफ? एंटी इनकमेंसी भले ही हो, परंतु उनका जीत का मार्जिन पिछली बार बहुत ज्यादा था, तो एंटी इनकमेंसी के बावजूद भी वो फ्रेम में है और मजबूत चेहरे हैं। उन्हें मनोहर लाल खट्टर जी का करीबी भी माना जाता है। और रोड समाज से हैं, इसलिए रोड आबादी भी काफी अच्छी है घरौंडा सीट पर, इसलिए भी ये भी पॉजिटिव फैक्टर जाता है उनके पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल। आईएनएलडी के बारे में क्या कहेंगे? वहां आईएनएलडी के जो कैंडिडेट थे, जो अच्छे वोट लेते रहे, नरेंद्र सागवान, वो तो कांग्रेस में शिफ्ट हो गए, तो अब आईएनएलडी के पास वहां क्या विकल्प बचते हैं? कई बार उनके एमएलए रहे हैं और उनका पुराना जनाधार रहा है इस सीट पर अपने किसी कार्यकर्ता पर, परंतु मेरे पास कोई ऐसा विशेष तौर पर उभर कर नाम नहीं आया आईएनएलडी की तरफ से कि किस पर आईएनएलडी दांव खेल सकती है। चलिए, आईएनएलडी के बारे में तो हमारे एक्सपर्ट प्रेम जी हैं, और सब पार्टियों के बारे में है, पर आईएनएलडी पर विशेष उनकी नजर रहती है। प्रेम जी, आपके अनुसार जो कैंडिडेट्स बताए जोगिंदर जी ने, उनमें क्या परिवर्तन करना चाहेंगे आप? देखिए, क्या एडिशन करना चाहेंगे? कमल जी, घरौंडा जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी परंपरागत रूप से इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है, और इस विधानसभा क्षेत्र में जिनको आप काउंट नहीं कर रहे, यहाँ ओबीसी का बहुत बड़ा नंबर है। कश्यप समाज के पीरूराम यहाँ से विधायक रहे हैं, और कश्यप समाज का इस बार भी दावा है। मैं समझता हूँ कि अगर ओबीसी में सबसे बड़ा चंक अगर कोई है तो वो कश्यप राजपूत बड़ी संख्या में वहां है। और नरेंद्र सांगवान इंडियन नेशनल लोकदल में थे, वो पिछली बार भी नहीं, पिछले बार उससे पहले ही चले गए थे, वो 19 में भी नहीं थे। और वहां पे जो बड़ा नाम इंडियन नेशनल लोकदल के पास, वहां 3-4 प्रत्याशी हैं। रेखा राणा स्वयं विधायक रही हैं, उनके पति 2 बार विधायक रहे हैं, और वो आज भी इंडियन नेशनल लोकदल में हैं और कद्दावर नेता है उस क्षेत्र के राजपूत समाज की। और कांग्रेस के प्रत्याशियों की आप बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी निश्चित रूप से वीरेंद्र राठौर बनेंगे, क्योंकि वो अखिल भारतीय कांग्रेस में सचिव हैं और बहुत प्रभावी नेता है। राहुल गांधी के बहुत करीबी नेताओं में उनकी गणना होती है। और अनिल कुमार जिनका ये जिक्र कर रहे थे, अनिल कुमार भी कंवर रामपाल सिंह के सुपुत्र हैं, जो पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे। कंवर रामपाल सिंह 2 बार वहां से विधायक बने हैं। कंवर रामपाल सिंह का तो खैर उन्होंने जब पार्टी छोड़ दी, उसके बाद वो मराठा वीरेंद्र वर्मा की पार्टी से चुनाव लड़े, जमानत जब्त होगी। उसके बाद वो असंध में जाकर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे लड़े, वहां जमानत जब्त होगी। मैं समझता हूं उनका इतिहास तो बहुत पुराना हो गया, 1991 में जीते थे वो लास्ट टाइम, उसके बाद तो जीते ही नहीं कोई। मैं वही आपको बता रहा हूँ, उसके बाद तो लगातार, पिछली 2 बार को छोड़ दें तो लगातार, एक बार बीच में इलेक्शन रिजल्ट गलत डिक्लेयर हुआ था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 11 वोट से, वो भी हाई कोर्ट से याचिका के द्वारा वापिस हो गया, और वो 11 वोट से भी इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी दोबारा जिता दिया गया था। लगातार 4 बार इंडियन नेशनल लोकदल के वहां रमेश राणा जी और रेखा राणा, और उसके बाद नरेंद्र सांगवान, ये 4 विधायक लगातार बने हैं। और उससे पहले भी जब जनता पार्टी से शुरू करते हैं तो कंवर रामपाल सिंह उनके उससे बने थे। बहुजन समाज पार्टी का मैं वोट बैंक आपको बता दूं, जो इंडियन नेशनल लोकदल में प्लस होने वाला है, वहां 10% से लेके 20% तक मतदान उसके पक्ष में होता रहा है। और एक और ट्रेंड है, यहाँ 3 नहीं बल्कि 4 बार निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो वहां जो प्रत्याशियों की संख्या को अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या है, दावेदारों की संख्या बहुत बड़ी है, और हर पार्टी में टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। घरौंडा में जैसा बताया कि एक कस्बा है मात्र, बाकी वह सारा ग्रामीण क्षेत्र है, और उसमें जो बड़े गांव हैं, गगसीना जैसे गांव का जिक्र इन्होंने किया, गगसीना
जाट बहुल है, संधू गोत्र का है वो। वहां से 3 प्रत्याशी कांग्रेस की भी और इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट भी चाहते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का जो युवा का अध्यक्ष रहा है पहले, सुरजीत संधू, वो भी वहां से दावेदार है। उसके अलावा मोनू राणा है, मोनू कश्यप है। कश्यप समाज के लोग भी, अगर वो बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में सीट आती है तो मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी वहां मुकाबले में आएगी। जी, वहां पर वैसे तो इंडियन नेशनल लोकदल दल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। जैसा कि आपने बताया 4 बार वो चुनाव भी जीते हैं। रमेश राणा 2 बार, 1 बार उनकी पत्नी रेखा राणा और 1 बार नरेंद्र सांगवान। लेकिन जो पिछला चुनाव, उससे पहले मैंने बताया ना, पीरूराम कश्यप भी, हम वो उतना पीछे नहीं जा रहे सर, उतना पीछे नहीं जा रहे, हम उतना पीछे नहीं जा रहे हैं। हम आप थोड़ा सा इतिहास में अगर आसपास जाते रहने की हो, कोशिश। अगर आप बेस ढूंढते हो पार्टियों का, कहां से बेस आएगा? ठीक है सर, वो तो बहुत पीछे से ही, अगर 1952 से ही बात करनी पड़ेगी जब भारत में चुनाव शुरू हुए, तो इतना पीछे नहीं जाते, आसपास के 3-4 चुनाव देखते हैं। 1952 से भी अगर आप जाएंगे तब भी मेरे पास पूरा 52 से डाटा है। जी जी जी, लेकिन हमारे दर्शक उसमें शायद इतने इंटरेस्टेड ना हो। मेरा सवाल ये था प्रेम जी कि इंडियन नेशनल लोकदल का वहां बड़ा आधार रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में उसे सिर्फ 2841 वोट मिले थे। तो वो आधार क्या बहुत कम हो गया है और क्या आईएनएलडी उसे रिटेन कर सकती है? उसी तरह से बीएसपी भी 2014 में 20,000 के करीब वोट मिले थे, 19,000, और पिछले चुनाव में उसे भी 5400 कुछ वोट मिले। तो क्या जी, वही मैंने आपको बताया कि 20,000 वोट जब मिले थे, और उससे पहले भी केवल एक बार नहीं, आप पिछले 5 चुनाव का इतिहास देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी का वहां बहुत बड़ा वोट बैंक है। और बहुजन समाज पार्टी की टिकट पे और इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पे कश्यप समाज के 3 लोग चुनाव लड़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, फूलन देवी के पति ने वहां से चुनाव लड़ा था, उमेद सिंह उनका नाम था, उमेद सिंह कश्यप। सवाल ये है कि पिछले चुनाव में एकदम से ये झटका क्यों लगा दोनों पार्टियों का, और उससे कैसे उभर पाएंगे? पार्टी में विघटन के बाद, और नरेंद्र कादयान बिल्कुल चुनाव से कुछ दिन पहले वो पार्टी छोड़ के चले गए। प्रत्याशी कोई उस समय तैयार नहीं था, क्योंकि जो पहले जीते हुए प्रत्याशी थे, पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि उसे टिकट दी जाए। और नरेंद्र कादयान कहीं ना कहीं कांग्रेस के भरोसे कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस का टिकट अनिल कुमार ले आए। अंतिम समय में जब प्रत्याशी चला जाए तो फिर नए प्रत्याशी के लिए मैदान में आना और उस तरह की अपनी भूमिका निभाना मेरे ख्याल आसान नहीं होता है। जेजेपी को पिछली बार 14,000 वोट मिले थे, आपको लगता है इस बार वो इनेलो के पास वापस आ जाएगा? देखिए, वोट बैंक वही है। आप विचारधारा के वोट को अगर जोड़ के चलेंगे तो इसको आप ये मान लीजिए कि दोनों पार्टियों का 20,000 वोट फिर भी था। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और जेजेपी का वोट बैंक लगभग वापस वहां आ चुका है। 20-21,000 वोट था उनका, तीनों पार्टियों को मिला के अगर, तो अब अंतिम बनाने के लिए बहुत है। जी विनोद जी, अब आपके इनपुट्स और आपका एनालिसिस क्या कहता है गनौडा सीट के बारे में? उनकी मंद मुस्कान बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी इनके डब्बे में अच्छा निकल रही है। जी देखिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी चुनाव को समझने के लिए। एक मोटा जो है ना, वोटर्स का ना एक ट्रेंड होता है। वोटर्स 2 या 3 बड़ी पार्टियों में जिनके कैंडिडेटों की जीतने की उम्मीद होती है या कंटेस्ट के अंदर होते हैं, वोटर ज्यादातर वोट उन्हीं के अंदर देता है। इसलिए जो पीछे की हिस्ट्री है ना, चाहे आप इसको अंग्रेजों के जमाने तक ले जाओ, उसका हर चुनाव से कोई मतलब नहीं होता। यही कांग्रेस 413 हाईएस्ट गई थी, और यही कांग्रेस जो है पूरे देश में 44 सीटें लोएस्ट गई। यही भारतीय जनता पार्टी 1984 में केवल 2 MP जीत के आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, और ये मोदी की लीडरशिप में 303 हाईएस्ट टच कर गई। इसका कोई लॉजिक नहीं है। एक चढ़ता है, एक उतरता है। जब मोदी का उभार शुरू हुआ तो होता गया, कांग्रेस पिछड़ती गई, वो किसी की कॉस्ट पे हुआ, तो ये कोई मतलब नहीं होता। दूसरी, आपने एक पॉइंट उठाया कांग्रेस की टिकट का। पिछली दफा कांग्रेस ने जिस तरीके से टिकटें बांटी थी,
और इस बार जिस तरीके से कांग्रेस टिकटें बांटने जा रही है, दोनों के मूल थॉट प्रोसेस में अंतर है। पिछली दफा कांग्रेस 75 पार के नारे से, बीजेपी के 75 पार के नारे से इतनी डर गई थी कि उसको ये लगता था कि जो भी गुट अपनी टिकटें ज्यादा लाएगा उसको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, नतीजे तो आए पड़े हैं, राज तो आ नहीं रहा। तो किसी ने ज्यादा मेरिट स्क्रीनिंग, आपने देखा होगा, अगर रिकॉर्ड उठा लो पिछली दफा, कोई ज्यादा स्क्रीनिंग कमेटी और हुड्डा गुट, शैलजा गुट, रणदीप गुट, इनकी चर्चा बड़ी कम थी। हर एक ने गिव अप कर दिया था, भी आएगी तो बीजेपी 75 नहीं आएगी तो 70 आ जाएगी, 65 आ जाएगी, लेकिन सरकार हमारी नहीं आ रही। तो पिछली दफा टिकटों में बहुत लिबरल एटीट्यूड था, लेकिन इस बार ये भी था पिछली दफा टिकटों में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी तोड़ने की धमकी दे रहे थे, तो क्या ये इस फैक्टर ने भी काम किया? नहीं, वो एक अलग चैप्टर है और उस चैप्टर को अभी उस पर डिस्कशन करेंगे तो वो काफी समय ले जाएगा। लेकिन कुल मिला के यही था कि बीजेपी आ रही है और राज हमारा आ नहीं रहा, जो जैसे देनी है टिकटें दे दो। तो दोनों ने गिव अप, हर गुट ने गिव अप कर दिया था। अब के उनको लगता है कि हम कंपटीशन में हैं, हम सरकार भी बना सकते हैं और सरकार भी बना सकते हैं और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए भी कंपटीशन हो सकता है। पिछली दफा ये भी नहीं था, इस बार ये भी लगता है कि कंपटीशन हो सकता है। तो सारे धड़े जो है ना, एक एक टिकट को नाप तोल के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इवन कुमारी शैलजा भी नाप तोल के रिकमेंडेशन दे रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नाप तोल के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि जो कांग्रेस के पास सर्वे है, राहुल गांधी के पास जो सर्वे है, जब वो सामने रखा जाएगा और आपकी अगर रिकमेंडेशन बहुत वीक हुई या बहुत पुअर हुई या अपने आदमी को एडजस्ट करने वाली रिकमेंडेशन हुई, तो उस पर बाउंस बैक हो सकता है। तो इसलिए ये टिकटें जो बटेंगी ना, उसका नजरिया इस बार बड़ा अलग है। अब आपने कहा कि घरौंडा सीट पे क्या रहेगा। घरौंडा वो सीट है जिसके पास ही करनाल का नाका पड़ता है, करनाल का जो टोल है वो घरौंडा के क्षेत्र में आता है, करनाल और घरौंडा के बीच में है। और 1.5 से 2 साल तक वहां किसानों ने मोर्चा लगाए रखा। जब भी कोई विवाद हुआ तो उसी टोल नाके पे हुआ, लाठीचार्ज हुआ तो उसी टोल नाके पे हुआ। तो किसान आंदोलन का अगर 2 तरह के असर होते हैं, एक इनडायरेक्ट असर होता है, एक डायरेक्ट असर होता है। किसान आंदोलन का अगर कोई डायरेक्ट असर है तो असंध, घरौंडा, इंद्री और नीलोखेड़ी और उसके बाद आपकी कुरुक्षेत्र की कुछ सीटें अप टू अंबाला, ये वाली बेल्ट जो 100-125 किलोमीटर की बेल्ट है, इस बेल्ट पे किसान आंदोलन का बड़ा जबरदस्त असर है। इसलिए इस बार इन सारी सीटों में जो चुनाव होगा वो कांग्रेस, और क्योंकि कांग्रेस एमएसपी को सपोर्ट कर चुकी, किसान एमएसपी तो मांगता था, हालांकि हरियाणा में एमएसपी इश्यू भी नहीं है, सबसे बेस्ट प्राइस हरियाणा में मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर क्योंकि ये नेशनल लेवल का इश्यू है, तो मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में इस बार बड़े क्लोज मुकाबले रहेंगे। और घरौंडा में बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है, उसकी टिकट भी कटने वाली नहीं है और व्यक्तिगत रूप से लोग उस कैंडिडेट को पसंद करते हैं, उस कैंडिडेट की जाति का वोट भी बहुत है। लेकिन फिर भी यहाँ टफ मुकाबला होगा और एज बीजेपी को जरूर है, पर मुकाबला टफ होगा। जी सर, इसमें एक तीसरा फैक्टर रह गया कि इनेलो का भी परफॉर्मेंस पिछले चुनाव को छोड़ दें तो उससे पहले काफी अच्छा रहा है, ठीक ठाक रहा है, और बल्कि कांग्रेस नहीं जीती है, इनेलो जीती है। और तासीर भी जो कांग्रेस और इनेलो के वोटर की है, जो उनको लाइक करते हैं, वो लगभग सिमिलर सी है। तो क्या आईएनएलडी का परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? मैं ना इसको वोटर के एटीट्यूड के हिसाब से पहले इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ। इलाहाबाद विधानसभा सीट से अभय सिंह लगातार चुनाव जीतते रहे, अभी चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द होगा, लेकिन लोकसभा में इलाहाबाद में कांग्रेस को वोट मिला है। देखिए, वोटर की एक टेंडेंसी है, वो मेन 2-3 पार्टियों के अंदर ही वोटिंग पैटर्न तय करता है। जीटी रोड पे इस वक्त जो वोटिंग पैटर्न है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। इनेलो कोई चुकाने वाला कोई ऐसा नाम आ जाए जिसका पर्सनल 30-35 हजार वोट है इलाके में, कोई ऐसा कैंडिडेट इनेलो को मिल जाए तो अलग बात है। अदरवाइज, और दूसरी बात यह है कि चुनाव कोई ऐसे नहीं होते, चुनाव में इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा लगता है।
कोई नया उम्मीदवार भी आता है तो वो ये सोच के आता है भी अगर तो कोई जान है मेरे को इनेलो की वजह से 20,000 वोट मिलते हैं, 20 मेरे पास है, तो पैसे लगाएगा, इनेलो की टिकट भी ले आएगा और टिकट मिल भी जाएगी। इनेलो को क्या दिक्कत है, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो उसको टिकट देने में इस वक्त कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी अपने फैलाव को बढ़ाना चाहती है। किसी टाइम पे यही पार्टी जीटी रोड पे बहुत दम रखती थी। 2009 में बहुत सीटें जीटी रोड पे इनेलो ने जीती थी। उस समय होता है हर चुनाव का। इस बार का जो समय है वो सीधा सीधा जीटी रोड पे सीधी सीधी फाइट है, कोई तीसरा पक्ष नहीं है। इसमें आप जजपा का जिक्र नहीं कर रहे हो, जजपा भी यहाँ तीसरा पक्ष नहीं है, इनेलो भी यहाँ कोई तीसरा पक्ष नहीं है। दोनों के हक में सिर्फ एक बात है, कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट आ जाए जो 20,000 वोट की अपनी पर्सनल कैपेसिटी रखता हो, वो इनके टिकट पे आ जाए तो ट्रैंगुलर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ सारी सीटों पे ही 6-7 सीटों पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहेगा। गरोंडा में बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है तो उसको हराना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसका एज रहेगा। लेकिन पिछली बार जैसा नतीजा बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत क्लोज फाइट रहेगी। जी, तो दर्शकों, गरोंडा पर जैसे विनोद जी ने बताया बहुत क्लोज फाइट रहने वाली है। बहुत सारी जीटी रोड की जो बेल्ट है, जो बीजेपी का मेन एरिया या विनिंग एरिया कहा जाता था, वो इस बार चुनाव में या टफ फाइट में फंसा हुआ है और इन सब सीटों पर टफ फाइट रहने वाली है, जैसा विनोद जी ने बताया। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।